नमस्ते सभी को और एक और गहरी जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो सुर्खियों में है और अंतहीन बहसों को जन्म दे रहा है। क्रिप्टोकरेंसी। ये निश्चित रूप से एक पूरी तरह से अलग भाषा की तरह लग सकता है। ये सच में ऐसा हो सकता है? हम इसे सब कुछ समझाने हैं। हम जार्गन को काट देंगे और आपको आवश्यक चीजों के बारे में जानकारी देंगे। बिल्कुल। हम क्रिप्टो के उन्माद को समझेंगे। बिल्कुल। तो चलो बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में पहली बार कदम रख रहे हैं, क्रिप्टोकरेंसी वास्तव में क्या है? मेरा मतलब है, हम बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, एनएफटी जैसे शब्द सुनते हैं। ये जल्दी ही भारी लग सकता है। आप गलत नहीं हैं, इसमें बहुत कुछ समझने के लिए है। लेकिन इसकी मूल बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी वास्तव में एक काफ़ी सरल अवधारणा है। ऐसे इस तरह सोचो, डॉलर के नोटों पर सीरियल नंबरों की कल्पना करो। मैं समझता हूँ कहाँ जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की प्रत्येक इकाई एक अद्वितीय डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह होती है जो मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन यहाँ मुख्य अंतर है, पारंपरिक पैसे के विपरीत जिसे केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर काम करती है। तो कोई कल प्राधिकरण इसका नियंत्रण नहीं रखता? बिल्कुल। कोई सरकार नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई एकल संस्था जो निर्णय ले रही है। ये पैसे के बारे में सोचने के हमारे तरीके से एक काफी क्रांतिकारी बदलाव है। बिल्कुल। तो यह डिजिटल नकद की तरह है, लेकिन बिना, खैर, नकद के हिस्से के, बस मूल्य का एक डिजिटल रिकॉर्ड। आपने सही कहा। और वह विकेंद्रीकरण ही है जो क्रिप्टो करेंसी को कई लोगों के लिए इतना आकर्षक बनाता है। यह आपकी अपनी वित्तीय स्थिति पर अधिक पारदर्शिता, सुरक्षा, नियंत्रण का अवसर प्रदान करता है। मुझे इसकी अपील समझ में आ रही है, लेकिन आपने बिटकॉइन का जिक्र किया। मैंने भी सुना है कि वहां हजारों सी क्रिप्टोकरेंसी हैं। इन सभी विभिन्न प्रकारों का क्या मामला है? ये सिर्फ एक ही आकार में फिट होने वाली चीज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसे इंटरनेट की तरह सोचें। आपके पास सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए वेबसाइट्स हैं, है ना? इसी तरह आपके पास विभिन्न प्रकार की क्रिप्टो करेंसी हैं जो विभिन्न कार्यों की सेवा करती हैं। मुख्य अंतर सिक्कों और टोकनों के बीच है। ठीक है, तो सिक्के बनाम टोकन, इसमें क्या अंतर है? सिक्के सिक्के बिटकॉइन जमीन से बनाए जाते हैं अपने खुद के अनोखे कोड और नियमों के साथ। वे एक पूरी नई प्रणाली की नींव की तरह हैं। दूसरी ओर टोकन अक्सर उन मौजूदा प्रणालियों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो टोकन एक तरह से स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पर बने ऐप्स की तरह होते हैं। यह एक बेहतरीन उपमा है। इन्हें क्रिप्टो दुनिया में विशिष्ट उद्देश्यों की सेवा करने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए आपके पास स्टेबल कॉइन है जो किसी चीज जैसे कि अमेरिकी डॉलर के साथ एक स्थिर मूल्य बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं। डॉलर आह, तो स्टेबल कॉइन पारंपरिक वित्तीय दुनिया और क्रिप्टो दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। वे उस स्थिरता को प्रदान करते हैं जिसकी कुछ लोग तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल। इन्हें कम अस्थिरता डिजाइन किया गया है ताकि आप उन्हें रोजमर्रा लेन देन बिना किसी बड़ी कीमत उतार चढ़ाव चिंता किए इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इससे स्टेबल कॉइन रोजमर्रा के उपयोग के लिए थोड़ा अधिक सुलभ लगता है। लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा, जब मैं क्रिप्टो के बारे में सुनता हूं तो मेरा पहला विचार अक्सर ये होता है, क्या ये सब सुरक्षित है? मेरा मतलब है, हम धोखाधड़ी, हैक और सभी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सुनते हैं। वहां बाहर ये वाइल्ड वेस्ट जैसा लग सकता है। यह सच है कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और जोखिमों के प्रति जागरूक होना महत्वपूर्ण है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सभी क्रिप्टो करेंसी सुरक्षा के मामले में समान नहीं है। तो कुछ अधिक जोखिम भरे हैं। सही है। कुछ लोग गति और उपयोग में आसानी को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अन्य, जैसे कि बिटकॉइन, को बेहद मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ डिजाइन किया गया है। तो ये एक तेज स्कूटर और एक भारी बख्तरबंद टैंक के बीच चुनने की तरह है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या प्राथमिकता दे रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे मजबूत नेटवर्क जैसे कि बिटकॉइन, वास्तव में यह हर हमले के साथ मजबूत होता है। हर बार जब हैकर्स सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, यह एक तनाव परीक्षण की तरह होता है जो कमजोरियों की पहचान करने और मजबूत रक्षा बनाने में मदद करता है। तो ये एक इम्यून सिस्टम की तरह है जो सीखता अनुकूलित होता रहता है। बिल्कुल। और इन नेटवर्कों की विकेंद्रीकृत प्रकृति, जिसमें कोई एकल विफलता का बिंदु नहीं है, सुरक्षा की एक और परत जोड़ती है। एक सिस्टम को गिराना बहुत कठिन है जो दुनिया भर में हजारों कंप्यूटरों में फैला हुआ है। यह आश्वस्त करने वाला है। लेकिन हम अक्सर सुनते हैं कि क्रिप्टो केवल अपराधियों के लिए है। इसके बारे में क्या? इसके बारे में कहानियां हैं कि इसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, डार्क वेब पर अवैध सामान खरीदने के लिए किया गया है। ये सब, इसमें कितनी सच्चाई है? यह सच है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया गया है। लेकिन चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन का विशाल बहुमत पूरी तरह से वैध है। और वास्तव में बिटकॉइन, जिसे अक्सर गुमनामी से जोड़ा जाता है, वास्तव में काफी ट्रेस करने योग्य है। रुको, सच में? मुझे लगा कि बिटकॉइन पूरी तरह से गुमनाम और ट्रेस न करने योग्य है। ये एक सामान्य गलतफहमी है। हर बिटकॉइन लेन देन ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है। ये सार्वजनिक खाता जो लगातार दुनिया भर में हजारों कंप्यूटरों द्वारा अपडेट और सत्यापित किया जा रहा है। ये एक डिजिटल ट्रेल की तरह है जिसे जांचकर्ता फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल।
अधिकारियों के लिए अक्सर बिटकॉइन के प्रवाह को ट्रैक करना संभव होता है, खासकर अगर वे उन लेन देन को वास्तविक दुनिया की पहचान से जोड़ सकें। अन्य क्रिप्टो करेंसी भी हैं, जैसे मोनेरो, जो गोपनीयता को प्राथमिकता देती हैं और ट्रेस करना बहुत कठिन होता है, लेकिन ये भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो सुरक्षा का परिदृश्य निश्चित रूप से जटिल है। यह अपराधियों के लिए पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से जोखिम मुक्त भी नहीं है, जो मुझे एक और बड़ा सवाल याद दिलाता है। ये चीजें किसी चीज के लिए क्यों मूल्यवान हैं? वे तो बस एक खाता में डिजिटल प्रविष्टियां हैं, है ना? लोग इतना क्यों भुगतान करते हैं? ये एक सवाल है जिससे कई लोग जूझते हैं। इसे समझने के लिए चलो एक कदम पीछे हटते हैं और एक पल के लिए पारंपरिक मुद्रा के बारे में सोचते हैं। आपकी जेब में डॉलर को मूल्य क्या देता है? तो ये सरकार द्वारा समर्थित है ना? और इस विश्वास पर कि लोग इसे भुगतान के रूप में स्वीकार करते रहेंगे। बिल्कुल, यह मूल रूप से विश्वास पर आधारित है, लेकिन उस विश्वास को मुद्रास्फीति, सरकारी हेरफेर या आर्थिक संकट जैसी चीजों से कमजोर किया जा सकता है। दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी एक विकल्प प्रदान करती है। कुछ, जैसे बिटकॉइन, की एक निश्चित आपूर्ति होती है, जिसका मतलब है कि हमेशा केवल एक निश्चित संख्या में सिक्के मौजूद रहेंगे। तो कमी मूल्य को बढ़ाती है, जैसे एक सीमित संस्करण का संग्रहणीय सामान। जितने कम होंगे, लोग उतना ही अधिक भुगतान करने के लिए तैयार होंगे। ये निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा है। और फिर आपके पास उपयोगिता जैसे कारक होते हैं। उदाहरण के लिए एथेरियम लें, ये सिर्फ एक मुद्रा नहीं है। ये विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग, स्मार्ट अनुबंध और यहाँ तक कि अन्य क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये एक पूरी नई डिजिटल दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। तो ये सिर्फ मूल्य का भंडार नहीं है, इसमें कार्यक्षमता है जो इसकी अपील और संभावित मूल्य को बढ़ाता है। बिल्कुल, और निश्चित रूप से इसमें अटकलें भी होती हैं। लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इसका मूल्य भविष्य में बढ़ेगा, ठीक उसी तरह जैसे शेयरों या रियल एस्टेट के साथ। यह छूट जाने का डर है, वह फोमो, बहुत से निवेश निर्णयों को प्रेरित करता है ना? विशेष रूप से एक ऐसे बाजार में जो क्रिप्टो की तरह अस्थिर है। आपने सही कहा। और जब आपके पास बहुत से लोग अटकलों के आधार पर खरीद और बिक्री कर रहे होते हैं, तो आपको वो अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। क्रिप्टो के लिए प्रसिद्ध मूल्य उतार चढ़ाव। हाँ, कुख्यात क्रिप्टो रोलर कोस्टर। ये किसी का भी सिर घुमा देने के लिए काफी है। लेकिन हम निवेश के पहलू में बहुत गहराई में जाने से पहले मैं इस पूरे ब्लॉकचेन अवधारणा को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूं। इसे अक्सर क्रिप्टो करेंसी के पीछे की क्रांतिकारी तकनीक के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि यह अभी भी थोड़ा रहस्यमय लगता है। ब्लॉकचेन वास्तव में क्या है और यह कैसे काम करता है? इसे एक विशाल डिजिटल स्प्रेडशीट की तरह सोचें, जो दुनिया भर में अनगिनत कंप्यूटरों के साथ साझा की जाती है। किसी विशेष क्रिप्टो करेंसी के साथ की गई हर लेन देन इस स्प्रेडशीट पर एक ब्लॉक में दर्ज होती है। प्रत्येक ब्लॉक में भेजने वाले, प्राप्त करने वाले, लेन देन की राशि और एक अद्वितीय टाइम स्टैम्प के बारे में विवरण होता है। तो यह हर लेन देन के लिए एक डिजिटल रसीद की तरह है। सब कुछ सुव्यवस्थित और सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है, जैसे एक पारदर्शी लेखा प्रणाली। बिल्कुल। और ब्लॉकचेन को इतना क्रांतिकारी बनाने वाली बात यह है कि ये ब्लॉक एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है, जो मूल रूप से एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट है पिछले ब्लॉक का। तो वे सभी एक कालानुक्रमिक श्रृंखला में जुड़े होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। समझदारी है। तो एक ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करने से पूरी श्रृंखला बाधित हो जाएगी, जिससे बहुत सुरक्षित हो जाती है। आपने सही कहा। ब्लॉकचेन को बदलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन तुरंत नेटवर्क पर सभी को स्पष्ट हो जाएगा। और क्योंकि यह विकेंद्रीकृत है, इसलिए कोई एकल विफलता का बिंदु नहीं है। ठीक है, मैं इस ब्लॉकचेन चीज के आकर्षण को समझने लगा हूं। लेकिन अगर कोई भी खाता देख सकता है, तो क्या इससे गोपनीयता प्रभावित नहीं होती? क्या किसी के लेन देन को ट्रैक करना और यह देखना आसान नहीं होगा कि उनके पास कितना क्रिप्टो है? यह एक शानदार सवाल है, और यह क्रिप्टो दुनिया में पारदर्शिता बनाम गोपनीयता के बहस के केंद्र में पहुंचता है। जबकि लेन देन का इतिहास सार्वजनिक होता है, उन लेन देन के पीछे के व्यक्तियों की पहचान आमतौर पर उपनामित पते द्वारा दर्शाई जाती है, न कि उनके असली नामों से। तो यह आपकी वित्तीय गतिविधियों के लिए एक गुप्त कोड नाम रखने जैसा है। हाँ, लेकिन लेन देन खुद अभी भी दिखाई देते हैं। आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं। गोपनीयता बढ़ाने के तरीके हैं। ब्लॉकचेन के भीतर गोपनीयता है, लेकिन पारदर्शिता का मौलिक सिद्धांत एक प्रमुख विशेषता बना रहता है। यह एक ताकत और एक संभावित चिंता दोनों के रूप में देखा जा सकता है। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यह निश्चित रूप से पूरे क्रिप्टो परिदृश्य में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, इस विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता की बातों के बीच सरकारें इस तस्वीर में कैसे फिट होती हैं? क्या वे क्रिप्टो को नियंत्रित करने, उसे नियंत्रित करने या यहां तक कि उसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? यह एक जटिल और लगातार विकसित होती हुई संबंध है।
दुनिया भर की सरकारें अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी के प्रति कैसे दृष्टिकोण अपनाया जाए। कुछ लोग इसे अपने वित्तीय सिस्टम पर नियंत्रण के लिए एक खतरे के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसके नवाचार की संभावनाओं के प्रति अधिक खुले हैं। यह एक शतरंज के खेल की तरह है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की चालों का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ में आता है कि सरकारें एक ऐसे सिस्टम के प्रति थोड़ी सतर्क हो सकती हैं जो उनके पारंपरिक नियंत्रण के बाहर काम करता है। लेकिन एक वैश्विक विकेंद्रीकृत नेटवर्क को बंद करने की कोशिश करना हारने वाली लड़ाई लगती है। ये बेहद मुश्किल होगा, अगर असंभव नहीं। और जैसे जैसे अधिक लोग क्रिप्टो को अपनाते हैं, सरकारें यह समझ रही हैं कि उन्हें इसके साथ काम करने के तरीके खोजने की जरूरत है, न कि इसके खिलाफ। ये वित्त का एक नया युग है और नियम अभी भी लिखे जा रहे हैं। यह देखना निश्चित रूप से दिलचस्प है कि यह सब कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस खरगोश के बिल में और आगे बढ़ें, चलिए थोड़ा दिशा बदलते हैं और एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी का पर्यावरणीय प्रभाव। मैंने सुना है कि बिटकॉइन माइनिंग विशेष रूप से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करती है। क्या यह सच है? और हमारे ग्रह के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सच है कि बिटकॉइन माइनिंग, लेन देन को सत्यापित करने और ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स जोड़ने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण मात्रा में कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता होती है। और इसका मतलब है कि बहुत सारी बिजली का उपयोग हो रहा है। तो सभी वो कंप्यूटर जो नंबरों की गणना कर रहे हैं, ऊर्जा का इतना उपभोग कर रहे हैं जैसे कल कभी नहीं आएगा। यह एक वैध चिंता है, खासकर जब हम अधिक सतत ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिटकॉइन माइनिंग की ऊर्जा खपत को अक्सर पूरे देशों की खपत से तुलना की जाती है, जो भ्रामक हो सकता है। बिटकॉइन माइनिंग एक वैश्विक उद्योग है जो कई देशों में फैला हुआ है, जहां ऊर्जा के मिश्रण में भिन्नता है। तो ये सब एक ही जगह पर केंद्रित नहीं है और माइनिंग के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के स्रोत क्षेत्र दर क्षेत्र भिन्न होते हैं। बिल्कुल। और कई माइनिंग ऑपरेशन पहले से ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे जल विद्युत, सौर और पवन ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। तो वे हरे हो रहे हैं, यह सुनकर अच्छा लगा। उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सस्ती ऊर्जा का मतलब है माइनर्स के लिए अधिक लाभ। लेकिन ये अभी भी एक जटिल मुद्दा है जिसके आसान उत्तर नहीं है। हमें उद्योग के भीतर सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने और अधिक ऊर्जा कुशल ब्लॉकचेन तकनीकों की खोज करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि क्रिप्टो दुनिया कुछ समस्याओं से जूझ रही है। इसके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में काफी बड़े सवाल हैं। लेकिन क्रिप्टो के चारों ओर इन सभी जटिल मुद्दों और बहसों के साथ यह बहुत भारी लग सकता है। जिस किसी को यह सब पहली बार सुनने को मिल रहा है, वह कहां से शुरू करे? आप सही हैं। ये सब समझना बहुत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे जिज्ञासु और खुले मन से अपनाया जाए, लेकिन साथ ही एक स्वस्थ संदेह के साथ भी। तो हाइप पर विश्वास मत करो, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज भी मत करो। बिल्कुल। क्रिप्टो करेंसी वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनने की क्षमता रखती है। लेकिन यह एक जटिल परिदृश्य भी है जिसमें अपने खुद के जोखिम और चुनौतियां हैं। बुनियादी बातें सीखने से शुरू करें। ऑनलाइन और लाइब्रेरी में बहुत सारे बेहतरीन संसाधन उपलब्ध हैं। अपना होमवर्क करो, बिना कूद मत पड़ो। बिल्कुल। जितना अधिक आप समझेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप सूचित निर्णय लेने के लिए तैयार होंगे जो आपके मूल्यों और वित्तीय लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। यह बहुत अच्छा सुझाव है। और वित्तीय लक्ष्यों की बात करते हुए मुझे लगता है कि अब उस सवाल का सामना करने का समय है जो शायद हर किसी के मन में है। आप वास्तव में क्रिप्टो करेंसी में कैसे निवेश करते हैं? और आप इसे सुरक्षित, जिम्मेदारी से कैसे करते हैं? यह एक ऐसा विषय है जो अपनी गहरी चर्चा का हकदार है। हम निवेश के विभिन्न तरीकों, इसमें शामिल जोखिमों और पुरस्कारों और एक मजबूत निवेश रणनीति बनाने के बारे में जानेंगे। बने रहें। ठीक है श्रोताओं, क्रिप्टो निवेश की दुनिया में और गहराई में जाने के लिए तैयार हो जाइए। हम अगले खंड में वापस आएंगे ताकि हम इसे आपके लिए पूरी तरह से समझा सकें। आपका स्वागत है सभी को। तो हमने कुछ आधार तैयार कर लिए हैं। यह जानने की कोशिश की है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका संभावित प्रभाव, इसके फायदे, नुकसान और जटिलताएं। ये समझने के लिए बहुत कुछ है। अब व्यावहारिक बात करें। चलो बात करते हैं कि वास्तव में क्रिप्टो करेंसी में कैसे निवेश किया जाए। मुझे पता है बहुत से लोगों के लिए यह बेहद डराने वाला लग सकता है। मैं समझ गया। ये एक बेहद जटिल दुनिया की तरह लग सकता है जिसमें अपनी खुद की भाषा और नियम है। लेकिन सच में क्रिप्टो में निवेश करना हर दिन और भी अधिक सुलभ होता जा रहा है। यह सुनकर अच्छा लगा। लेकिन फिर भी आप शुरुआत कहां से करें? अगर कोई इस सब में बिल्कुल नया है तो पहले कदम क्या हैं? खैर, अपने पहले को खरीदने के बारे में सोचने से पहले बिटकॉइन या एथीरियम या जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि आप अपनी होमवर्क करें। शोध। बिल्कुल। बुनियादी बातें समझें। ब्लॉकचेन क्या है? ये वास्तव में प्रैक्टिस में कैसे काम करता है? ये सभी अलग अलग प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं और इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? बस बिना सोचे समझे कूद मत जाओ। हाइप में मत बहो। सही है।
क्रिप्टो करेंसी आम में बहुत सारी चीजें बदलने की क्षमता है, लेकिन यह एक जटिल और लगातार विकसित होती हुई दुनिया भी है। जितना अधिक आप इसके पीछे की तकनीक को समझेंगे, उतने ही बेहतर निर्णय आप लेंगे। समझ आता है। हाँ, लेकिन एक बार जब आपने अपना शोध कर लिया तो आप वास्तव में निवेश कैसे करते हैं? आप ये सामान कहाँ से खरीदते हैं? खैर, सबसे सामान्य तरीका क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से है। इन्हें डिजिटल मार्केटप्लेस की तरह सोचें, जहां आप विभिन्न क्रिप्टो करेंसीज खरीद, बेच और व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक्स खरीदना और बेचना। तो मुझे एक एक्सचेंज चुनना होगा, जैसे मैं एक बैंक चुनता हूँ। हाँ, अच्छा उपमा है। और एक बैंक चुनने की तरह आपको अपना शोध करना होगा। एक प्रतिष्ठित एक्सचेंज चुनें, एक ऐसा जो मजबूत सुरक्षा, उचित शुल्क और एक उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म प्रदान करता हो, खासकर अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। बस पहले वाले के साथ मत जाओ जो आपको मिले। सुरक्षा निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक बार जब आपने एक एक्सचेंज चुन लिया, अपने खाते को फंड कर लिया, तो बड़ा सवाल यह है कि वास्तव में किस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना है। हजारों हैं, ये बहुत भारी है। ये वास्तव में हो सकता है। इसलिए एक निवेश रणनीति होना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछें। आप क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं? आप कितने जोखिम के साथ सहज हैं? सहज हैं। आपका समय सीमा क्या है? क्या आप तात्कालिक लाभ की तलाश में हैं? क्या आप इसे लंबे समय के लिए कर रहे हैं? इसलिए ये एक बोर्ड पर तीर फेंकने और ये देखने के बारे में नहीं है कि क्या चिपकता है। वास्तव में नहीं। एक स्पष्ट योजना होना आपको समझदारी से चुनाव करने में मदद करता है। अब जब आप किसी विशेष क्रिप्टो करेंसी को देख रहे हैं, तो शायद सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वह है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आमतौर पर मार्केट कैप संक्षिप्त किया जाता बाजार आकार, ये परिचित लगता है। है। यह मूल रूप से उस विशेष क्रिप्टो करेंसी के लिए चलन में सभी सिक्कों का कुल मूल्य है। यह आपको प्रोजेक्ट के कुल आकार और मूल्य का एक विचार देता है। तो उच्च मार्केट कैप आमतौर पर एक बड़े, अधिक स्थापित प्रोजेक्ट का मतलब होता है। आमतौर पर हाँ, लेकिन सिर्फ मार्केट कैप पर ध्यान मत दें। प्रोजेक्ट की उपयोगिता के बारे में सोचें। यह किस समस्या का समाधान करता है? इसके पास वास्तविक दुनिया में कौन कौन से अनुप्रयोग हैं? क्या इसके पीछे एक मजबूत टीम है जो स्पष्ट दृष्टि रखती है? तो यह व्यवसाय का मूल्यांकन करने जैसा है। आपको बातों पर ध्यान दें। बिल्कुल। एक मजबूत उपयोग मामले और एक ठोस टीम वाली क्रिप्टो करेंसी समय के साथ सफल होने की अधिक संभावना रखती है। और समुदाय की शक्ति को कम मत आंकिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स की तलाश करें जिनकी सक्रिय समुदाय हो। आप उन्हें ऑनलाइन फोरम, सोशल मीडिया पर पा सकते हैं। यह असली समर्थन और विकास की संभावनाओं का संकेत हो सकता है। समुदाय महत्व है। हाँ। लेकिन आइए यहाँ ईमानदार रहें। क्रिप्टो की ओर लोगों को खींचने वाली चीजों में से एक है विशाल ई गेम्स की संभावनाएं। लोगों को उन कहानियों के बारे में सुनाई देता है कि कैसे शुरुआती बिटकॉइन निवेशक करोड़पति बन गए। हाँ, वे कहानियां निश्चित रूप से मौजूद हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही अस्थिर बाजार है। कीमतें तेजी से बदल सकती हैं। जो ऊपर जाता है वह नीचे भी गिर सकता है। जैसे कि वह कंगारू जो हम पहले ट्रैम्पोलिन पर बात कर रहे थे। बिल्कुल। इसलिए दीर्घकालिक मानसिकता होना आवश्यक है। उन त्वरित लाभों का पीछा मत करो। अपना शोध करें, उन प्रोजेक्ट्स में निवेश करें जिन पर आप विश्वास करते हैं, और उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहें। तो लहरों पर सवार हों, इन गीले होने के लिए तैयार रहें। कुछ ऐसा ही। क्रिप्टो बाजार अभी भी अपेक्षाकृत युवा और अप्रत्याशित है, तो उन अपेक्षाओं का प्रबंधन करें और कभी भी उससे अधिक निवेश न करें जितना आप आराम से खोने का जोखिम उठा सकते हैं। मजबूत सलाह। तो शोध, उचित परिश्रम, स्पष्ट निवेश रणनीति, यह आधार है। लेकिन एक बार जब आपने निवेश कर लिया, तो आप जोखिम का प्रबंधन कैसे करते हैं? विविधीकरण। सभी अंडे एक ही टोकरी में मत डालो। अपने निवेशों को विभिन्न क्रिप्टो करेंसियों में फैलाएं। विभिन्न क्षेत्रों का अन्वेषण करें, जैसे कि डीफाई, एनएफटीज, गेमिंग, विभिन्न प्रकार के सिक्के जिनके अलग अलग जोखिम प्रोफाइल हैं। तो इसे थोड़ा मिलाएं। बिल्कुल। शायद आप बिटकॉइन और एथीरियम जैसे स्थापित सिक्कों में एक बड़ा हिस्सा डालें। फिर कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स का अन्वेषण करें जिनमें दिलचस्प उपयोग के मामले और मजबूत टीमें हों। और शायद थोड़ा सा उन जोखिम भरे लेकिन संभावित रूप से उच्च पुरस्कार वाले छोटे प्रोजेक्ट्स में भी। ये उस संतुलन को खोजने के बारे में है जो आपके लिए काम करता है। सुरक्षित खेलने का एक मिश्रण और कुछ गणनात्मक जोखिम लेना। आपने ही कहा। और याद रखें, ये दुनिया लगातार बदल रही है। सूचित रहें, नए रुझान हर समय उभर रहे हैं। क्रिप्टो समाचार पढ़ें, सोशल मीडिया पर लोगों का अनुसरण करें, ऑनलाइन समुदायों में शामिल हों। इतनी सारी जानकारी बाहर है। लेकिन जितना अधिक आप सीखेंगे, उतनी ही बेहतर निर्णय आप लेंगे। और यह हमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है, निवेश के भावनात्मक पहलू पर। हाँ, इसका मनोविज्ञान। क्रिप्टो अपनी अस्थिरता के लिए कुख्यात है, उन जंगली मूल्य उतार चढ़ाव के लिए। ये एक रोलर कोस्टर की सवारी है। उत्साह या डर में फंसना और आवेग में निर्णय लेना आसान है। तो जब बाजार पागल हो रहा हो, तो आप अपने आप को कैसे शांत रखते हैं? ये किसी भी निवेशक के लिए, केवल क्रिप्टो में ही नहीं, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
यह एक योजना बनाने और उस पर टिके रहने के बारे में है। भले ही आपकी भावनाएं ऊंची हों, अपने जोखिम सहिष्णुता को परिभाषित करें, अपने निवेश के लिए स्पष्ट प्रवेश और निकासी बिंदु निर्धारित करें। इसलिए जब चीजें गिरें घबराकर बिक्री न करें। बिल्कुल। क्रिप्टो में दीर्घकालिक सफलता, जैसे कि किसी भी निवेश में धैर्य, अनुशासन और उन अनिवार्य उतार चढ़ाव को सहन करने के बारे में है। याद रखें, इसके लिए लंबे समय तक है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव को अपनी समग्र रणनीति को बाधित न करने दें। कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन मुझे लगता है कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपने पहले स्थान पर निवेश क्यों किया। बिल्कुल। और ध्यान में रखें, क्रिप्टो की दुनिया अभी भी युवा है। हम सभी सीख रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। गलतियां करने से मत डरो, लेकिन उनसे सीखो। यह एक यात्रा है और इसके पुरस्कार वित्तीय रूप से और ज्ञान और अनुभव के मामले में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये सब सीखने और अनुकूलन करने के बारे में है ना? लेकिन आप जानते हैं, लाभ में निवेश करने की सारी बातें क्रिप्टो करेंसी के दूसरे पहलू को छिपा सकती हैं। यह दुनिया में वास्तव में अच्छा करने की क्षमता है। क्या इस तकनीक के उपयोग के कुछ उदाहरण हैं जो केवल पैसे बनाने के अलावा सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं? बिल्कुल। सबसे प्रेरणादायक पहलुओं में से एक, क्रिप्टो करेंसी के पहलुओं में से एक ये है कि यह व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने की क्षमता रखती है, विशेष रूप से उन लोगों को जो पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों से बाहर रह गए हैं। हम यह विभिन्न तरीकों से होते हुए देख रहे हैं, विकासशील देशों में माइक्रो फाइनेंस परियोजनाओं से लेकर प्रवासी श्रमिकों के लिए तेज और सस्ती धन हस्तांतरण सेवाएं प्रदान करने तक। तो यह सिर्फ अटकलें लगाने और अमीर बनने के बारे में नहीं है, इसका एक मानवतावादी पहलू भी है। बिल्कुल। क्रिप्टो करेंसी सामाजिक भलाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। उदाहरण के लिए किवा जैसे प्लेटफॉर्म क्रिप्टो का उपयोग करके सीधे उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, पारंपरिक बिचौलियों को हटाते हुए। यह विकासशील देशों में लोगों के लिए पूंजी तक पहुंच प्राप्त करना, व्यवसाय शुरू करना और अपने जीवन को बेहतर बनाना आसान बनाता है। यह अद्भुत, यह वित्त को लोकतांत्रिक बनाने जैसा है, इसे सभी के लिए सुलभ बनाना। बिल्कुल। हम आपदा राहत में भी नवाचार देख रहे हैं। क्रिप्टो संकट की स्थितियों में सहायता को अधिक कुशलता से भेजने में मदद कर सकता है। यह लाल फीताशाही को काटता है और सुनिश्चित करता है कि दान उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। इस तकनीक का उपयोग समस्याओं का समाधान हेतु किया जा सकता है। ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे अधिक लोग क्रिप्टो करेंसी को अपनाएंगे, हम और नवोन्मेषी और प्रभावशाली अनुप्रयोगों का उभरना देखेंगे। इस आंदोलन का हिस्सा बनना एक रोमांचक समय है। यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है जैसे हम बस सतह को खुरच रहे हैं। हम हैं। क्रिप्टो एक लगातार विकसित होती हुई परिदृश्य है। मुख्य बात यह है कि जिज्ञासु रहें, सूचित रहें और जुड़े रहें। भविष्य अभी आकार ले रहा है और कौन जानता है, आप शायद इसका हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा कहा। और यह हमें इस खंड के अंत तक ले आता है। लेकिन चिंता मत करो, हम अभी भी अपनी क्रिप्टो खोज को खत्म नहीं कर चुके हैं। आपका स्वागत है सभी को। हमने क्रिप्टो करेंसी के सभी पहलुओं का पता लगाया है, निवेश के बारे में सीखा है, और अब हम क्रिप्टो दुनिया के एक कोने में गोताखोरी कर रहे हैं। ये बहुत शोर मचा रहा है। एनएफटी। आप सही हैं। एनएफटी निश्चित रूप से लोकप्रियता में विस्फोट कर चुके हैं। डिजिटल कला जो लाखों में बिकती है, से लेकर वर्चुअल रियल एस्टेट, यहाँ तक कि डिजिटल फैशन तक। ये एक ऐसा दुनिया है जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। हाँ, निश्चित रूप से मेरी ध्यान खींच चुका है। मैं ईमानदार रहूंगा, मैं उन लोगों में से एक था जिन्होंने सोचा डिजिटल कला लाखों में बिक रही है, दुनिया किस ओर जा रही है। लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें कुछ तो है। तो हमारे लिए जो अभी भी सिर खुजाते हुए हैं, एनएफटी वास्तव में क्या है और लोग इनके लिए इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च कर रहे हैं? इसे कल्पना करें, आपके पास एक अद्वितीय डिजिटल वस्तु का डिजिटल स्वामित्व प्रमाण पत्र है। ये मूल रूप से एनएफटी है। ये एक टोकन है। याद है उन बातों को जो हमने पहले चर्चा में की थी? एक टोकन जो एक विशिष्ट डिजिटल संपत्ति के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये कुछ भी हो सकता है, डिजिटल कला, संगीत, वीडियो क्लिप, यहाँ तक कि एक ट्वीट। तो यह एक डिजिटल फाइल के मूल, एक तरह के संस्करण का मालिक होने जैसा है। हालांकि तकनीकी रूप से कोई भी इसे कॉपी कर सकता है। बिल्कुल। एक प्रसिद्ध पेंटिंग के बारे में सोचें। बहुत से लोग प्रिंट या पोस्टर रख सकते हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति के पास मूल होता है। एनएफटी उस दुर्लभता और स्वामित्व के विचार को डिजिटल क्षेत्र में लाते हैं। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उन्हें मूल्य क्या देता है? कोई भी राइट क्लिक करके एक जेपीईजी सहेज सकता है ना? तो कोई ऐसा डिजिटल फाइल के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों देगा जिसे मैं तकनीकी रूप से मुफ्त में ले सकता हूं? ये वही सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। मूल्य, जैसे कि किसी भी चीज के साथ, इस पर निर्भर करता है कि लोग क्या भुगतान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो उस अनुमानित मूल्य को बढ़ाती हैं। एक है दुर्लभता, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे। एनएफटी अक्सर सीमित संस्करणों में बनाए जाते हैं, इसलिए वे अधिक आकर्षक हो जाते हैं। यह संग्रहणीय वस्तु की मानसिकता है। जितना दुर्लभ होगा उतना ही अधिक मूल्यवान हो जाएगा। सही है। और फिर वहां उत्पत्ति है। ब्लॉकचेन तकनीक आपको ट्रैक करने की अनुमति देती है।
एनएफटी का पूरा इतिहास इसकी प्रामाणिकता को साबित करता है। आप जानते हैं आपके पास असली चीज है, ना कि एक कॉपी। तो ये एक डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी रखने हैं जो स्वामित्व को निर्माता तक वापस साबित करता है। बिल्कुल। और कुछ लोगों के लिए वह उत्पत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। वे यह जानकर कि उनके पास असली मूल संस्करण है, मानसिक शांति के लिए एक प्रीमियम भुगतान करेंगे। मुझे इसकी अपील समझ में आती है, लेकिन दुर्लभता और स्वामित्व के अलावा एनएफटी के कुछ वास्तविक दुनिया के उपयोग क्या हैं? क्या ये सिर्फ कला संग्रहकर्ताओं और खैर लोगों के लिए हैं जिनके पास खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा है? बिल्कुल नहीं। कला की दुनिया एक शुरुआती अपनाने वाला था, लेकिन एनएफटी के उपयोग कहीं अधिक व्यापक हैं। एक क्षेत्र जो वास्तव में रोमांचक है वह है गेमिंग। गेमिंग। मैं गेमर नहीं हूं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि एनएफटी इसमें कैसे फिट होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक खेल में अद्वितीय वस्तुओं के मालिक हैं। हथियार, कवच, हाँ तक कि वर्चुअल जमीन। और आप इन वस्तुओं को अन्य खिलाड़ियों के साथ व्यापार या बेच सकते हैं। एनएफटी गेम्स के भीतर डिजिटल संपत्तियों को असली स्वामित्व प्रदान करते हैं, नए अर्थव्यवस्थाओं और अवसरों का निर्माण करते हैं। तो ये उन इन गेम खरीदारी की तरह है, लेकिन सिर्फ उन चीजों पर पैसे खर्च करने के जिनका आप मालिक नहीं हैं, आपके पास स्वामित्व होते हैं। बस इतना ही। ये डिजिटल दुनिया में किराए पर लेने से स्वामित्व की ओर एक बदलाव है, और ये खिलाड़ियों और गेम डेवलपर्स दोनों के लिए बहुत सारी चीजें बदल सकता है। वास्तव में दिलचस्प। क्या ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहां एनएफटी प्रचलित हैं? ओह हाँ, हर जगह। हम एनएफटी का उपयोग इवेंट टिकटिंग के लिए, ब्रांडों के लिए, अद्वितीय डिजिटल कलेक्टिबल बनाने के लिए और यहाँ तक कि भौतिक संपत्तियों जैसे रियल एस्टेट के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए देख रहे हैं। रुको, संपत्ति? तो आप एक एनएफटी के साथ घर खरीद सकते हैं? ये अभी भी शुरुआती दिन है, लेकिन रियल एस्टेट को टोकनाइज करने का विचार खोजा जा रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक संपत्ति का स्वामित्व तुरंत, सुरक्षित रूप से, पूरी तरह से ब्लॉकचेन के माध्यम से स्थानांतरित कर सकते हैं। ये चीजों को सरल बना देगा। अब और कागजी कार्यवाही पहाड़ नहीं। यह उद्योग में क्रांति ला सकता है, इसे कहीं अधिक कुशल बना सकता है। और यह सिर्फ एक उदाहरण है। संभावनाएं विशाल हैं। इस समय यह वास्तव में केवल हमारी कल्पना द्वारा सीमित है। ये निश्चित रूप से एक ऐसी तकनीक लगती है जो बस शुरू हो रही है। लेकिन इस सभी उत्साह और संभावनाओं के साथ जोखिमों के बारे में क्या एनएफटी के कोई नुकसान हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि किसी भी नई चीज के साथ एक चिंता धोखाधड़ी और ठगी है। बाजार अभी भी काफी अनियंत्रित है और हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो खरीदार सावधान रहें। बिल्कुल। अपना शोध करें, खरीदने से पहले सब कुछ सत्यापित करें और किसी भी चीज के प्रति सतर्क रहें जो बहुत अच्छी लगती है। ठोस सलाह है। हाँ, लोगों किस चीज ध्यान रखना चाहिए? पर्यावरणीय प्रभाव। बिटकॉइन माइनिंग की तरह कुछ एनएफटी ऐसे ब्लॉकचेन पर बनाए गए हैं जो बहुत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये निश्चित रूप से एक चिंता है। तो यह ऊर्जा खपत का मुद्दा फिर से ऐसा लगता है कि यह कुछ ब्लॉकचेन तकनीकों के साथ एक दोहराता हुआ विषय है। ये है, लेकिन लोग इस पर काम कर रहे हैं। ऊर्जा कुशल ब्लॉकचेन बनाने और एनएफटी के कार्बन फुटप्रिंट को संतुलित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम वहां सुधार देखेंगे। उम्मीद करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर क्या आपको लगता है कि एनएफटी यहां रहने के लिए हैं या ये सिर्फ एक अस्थायी प्रवृत्ति है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक प्रवृत्ति से कहीं अधिक है, ऐसा कि हम डिजिटल दुनिया में स्वामित्व सोचने के तरीके में एक वास्तविक बदलाव देख रहे हैं। हम बस शुरुआत में हैं। अन्वेषण के लिए और भी बहुत कुछ है। यह निश्चित रूप से देखने के लिए एक रोमांचक क्षेत्र है। तो जैसे हम क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और सभी चीजों के ब्लॉकचेन में गहराई से जाने के बाद समाप्त कर रहे हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या सलाह देंगे जो इस दुनिया की खोज शुरू कर रहा है? जिज्ञासु रहें, खुले दिमाग से सोचें, लेकिन थोड़ा संदेह भी रखें। हाइप पर अंधा विश्वास मत करो, अपनी खुद की रिसर्च करो और सवाल पूछने से मत डरो। आपको सीखने में मदद करने के लिए वहाँ बहुत सारे संसाधन हैं। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बुनियादी बातें समझे बिना बस कूद मत पड़ो। सही है। ये दुनिया बहुत भारी हो सकती है, लेकिन ये बेहद फायदेमंद भी हो सकती है। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही आप इस तकनीक की संभावनाओं की सराहना करेंगे। अच्छा कहा। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, एनएफटी, मेटावर्स, ये सब समझना बहुत है, लेकिन उम्मीद है कि इस गहराई में जाने से हमारे श्रोताओं को एक अच्छा शुरुआती बिंदु मिला है। मुझे भी उम्मीद है। याद रखें, ये एक लगातार बदलती हुई दुनिया है। जिज्ञासु रहें, सूचित रहें और जुड़े रहें। भविष्य अभी आकार ले रहा है और हम सभी का इसमें एक भूमिका है। बिल्कुल। और इसके साथ हम एक और गहराई में जाने के अंत पहुंचते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने क्रिप्टो करेंसी की इस रोमांचक और कभी-कभी भ्रमित करने वाली दुनिया की खोज का आनंद लिया होगा। हम जल्द ही वापस आएंगे, तकनीक, नवाचार और भविष्य की दुनिया में और गहराई में जाने के साथ। तब तक जिज्ञासु बने रहें।